हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। और यहां पर लेके आए हैं आप सभी के लिए क्लास 12th हिंदी के 3 सबसे महत्वपूर्ण निबंध। जी हाँ, इसमें मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये निबंध पढ़ लीजिए, बल्कि आपको लिखने का तरीका और कैसे लिखा जाता है पूरा मैं डिटेल्स वाइज समझाऊंगा। मतलब वो है ना कि छोटा सा कदम रहेगा, लेकिन हम लोगों का टारगेट एकदम 95 ठोकना रहेगा। जो 100 नंबर है आपका हिंदी का पेपर, 100 में 100 हम टारगेट करेंगे। हमारा दिमाग जो होता है, एक साइंटिस्ट ने कहा था कि अगर हम 100 में 100 टारगेट करेंगे, जैसे कि अगर आपने टारगेट किया 90 नंबर हिंदी में लेके आना है, तो 90 वो एग्जैक्ट नहीं टारगेट करेगा, बल्कि वो 80, 85, 75 टारगेट करेगा। तो हम कहीं ना कहीं अगर 100 नंबर टारगेट करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो हमें फुल में फुल नंबर टारगेट करना है, ठीक है ना। तो हमारा दिमाग उसी प्रकार गुरुदेव काम करेगा, है नहीं करेगा। चलिए सर, सबसे पहले यार वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को यार सब्सक्राइब करके रख लो अपने पास, ठीक है ना, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। इसका पीडीएफ जो है सर टेलीग्राम चैनल एसटीएम स्टडी मिल जाएगा पीडीएफ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। देखिएगा, ये जो आपका निबंध आता है लिखने के लिए पेपर में, हिंदी वालों के लिए स्पेशल है। हिंदी वाले एक आर्ट और साइंस दोनों में रहता है। एक में आपका ये 5-6 नंबर का आ जाता है, और जो सामान्य हिंदी में ये 9 नंबर का आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं, दोनों बच्चे आराम से पढ़ेंगे, ठीक है ना। सर निबंध किस पे है? ये 3 निबंध। तो ये 3 निबंध है सबसे इंपॉर्टेंट वाले, ये 3 है। सबसे पहला, महिला आरक्षण की सार्थकता, सार्थकता, ठीक ना। दूसरा है यहाँ पे बढ़ती जनसंख्या तथा बेरोजगारी की समस्या, यानी कि जो बढ़ रही जनसंख्या उसके कारण बेरोजगारी बहुत ज्यादा उत्पन्न हो रही है इस पर। और तीसरा यहाँ पे है आपका अनियंत्रित भ्रष्टाचार, कारण और निवारण आपको बताना है। तो ये 3 निबंध एकदम हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है। आप इस निबंध को तैयार करके रट कर एग्जाम देने जाइएगा। आप देखेंगे सर पूरा नंबर स्कोर करेंगे। ये मुझसे लिखवा के लीजिए स्टाम्प पेपर पर, छपेगा पेपर में यार, छपेगा, कुछ भी हो जाए सर छापना है। पहला हम लोग लिखेंगे यहाँ पे महिला आरक्षण की सार्थकता। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ले देना है प्रस्तावना। तो यहाँ पे आप ये जो हेडिंग रहेगी, तो यहाँ पे आप डालेंगे प्रस्तावना। क्या डालेंगे? प्रस्तावना। इसलिए कहते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। पता लगा बहुत बच्चे ऐसे क्या करेंगे, वो सिर्फ इतना देखे भाग चले छोड़ छाड़ के। तो भाई भागोगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं प्रस्तावना। आप सोच रहे हैं गुरुदेव सब हम पढ़ लेंगे, तो यहाँ पे आपको प्रस्तावना लिखना जरूरी है। इसीलिए मैं कुछ चीजें छोड़ के रखता हूँ, ताकि आप लोग बने रहे हमारे साथ, है नहीं। हाँ चले, यहाँ पे क्या लिखेंगे अब इसमें इस अच्छा प्रस्तावना में सर लिखा क्या जाता है? प्रस्तावना में ये बात बताया जाता है कि महिला को कितनी साक्षरता जरूरत है, कैसे क्या क्या है, इनके बारे में आपको डिटेल्स में थोड़ा समझाना है। महिला आरक्षण भारत में एक लंबे समय से चली आ रही बहस का विषय रहा है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसने राजनीतिक, सामाजिक और कानून के क्षेत्र में गहरी पैठ बनाई है। महिला आरक्षण का उद्देश्य महिलाओं को राजनीतिक में अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व देना और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाना है। यानी कि कहीं ना कहीं हमें महिलाओं को पावर देना है, जिसकी वजह से वो अपने जीवन में कुछ कर पाए, आगे बढ़ सके, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे है महिला आरक्षण की सार्थकता के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। सबसे पहला तर्क, लैंगिक समानता। महिला आरक्षण लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा देने और उन्हें समाज में एक सम्मानजनक स्थान प्रदान करने के लिए क्या करता है? मदद करता है। अगला यहाँ पे विविधतापूर्ण प्रतिनिधित्व। विविधतापूर्ण मतलब कि हम भेदभाव, विभिन्नताएं न उत्पन्न करके सभी को समान माने। यानी कि महिला आरक्षण राजनीतिक में विविधतापूर्ण प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करता है। महिलाएं समाज में विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करती हैं और उन्हें अनुभव और दृष्टिकोण पुरुषों से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। अगला है महिलाओं के मुद्दों पर ध्यान। महिला आरक्षण से महिलाओं के मुद्दों पर अधिक ध्यान दिया जाता है।
महिलाएं अपने मुद्दों को अधिक प्रभाव ढंग से उठा सकती हैं और उनके लिए नीतियां भी बनाई जा सकती हैं। अगला है यहाँ पे पॉइंट में क्या लिखें, जैसे मैं बता रहा हूं जैसे लिख रहा हूं इतना ही छापना है, काम खत्म। हेडिंग बाय हेडिंग। समाज में बदलाव होता है किससे? जब महिला आरक्षण समाज में बदलाव लाने में, महिला आरक्षण समाज में बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह रूढ़िवादी सोच को चुनौती देता है और महिलाओं को क्या बनाता है? सशक्त। जैसे कि अगर हम देखें समाज में बदलाव आता है, अगर महिलाओं को आरक्षण मिलेगा तो उनको ज्यादा से ज्यादा नौकरियां भी मिलेगी, और जब ज्यादा नौकरियां मिलेगी तो जाहिर सी बात है जो ऐसी महिलाएं जो घर में रहती हैं वो जब बाहर निकलेंगी तो सीख पाएंगे कि बाहर के लोग कैसे होते हैं, जॉब कैसे किया जाता है, सीखा कैसे जाता है, बहुत सारी चीज आती है। जो रूढ़वादिता होती है, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर कहते हैं कि हम अपनी बेटी बहुओं को पढ़ाएंगे नहीं, घर से नहीं निकलने देंगे, बस घूंघट भाई साहब नीचे करके वो चलेंगी, सर नीचे झुका के चलेंगी। ये कहीं ना कहीं रूढ़वादिता है। तो अपने घर में बहू बेटियों को भाई साहब अंदर बंद करके रखते हैं, ठीक है। अब सब तो भाई साहब, हाँ, उनके की तरफ एसडीएम थोड़ी ना हो जाएंगे, छोड़ के भाग जाएंगे, ऐसे तो होता नहीं। क्या ही बताएं यार, ये सोच है अपने। अच्छा, अपने समाज में एक सोच है, पता है, मान लीजिए कहते हैं कि अरे फलानमा के बिटिया फलानमा के बहू तो भाई साहब ये कर दी। मतलब एक अगर कोई मछली गंदी है तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो वही वाली हाल है समाज में कि अगर एक के साथ हुआ, कहीं पर भी हुआ, भारत के किसी कोने में, तो उसी का उदाहरण दिया जाएगा। खुद नहीं देखेंगे हम कितने घटिया कितने चीजें हैं। मनुष्य का एक स्वभाव होता है, पता है, खुद के लिए वकील रहता है और दूसरों के लिए जज बन जाता है। मतलब कि खुद को अगर करना हो तो लड़ेगा कि नहीं हम सही हैं, और दूसरा कोई अगर है तो उसके लिए जज बन जाएगा, तुरंत निर्णय सुना देगा। एक वक्त भी नहीं लेगा कि हाँ थोड़ा विचार किया जाए, सोचा जाए कि मैं जो बोल रहा हूँ क्या वो सही है। यार ऐसे ही स्वामी विवेकानंद लोग महान नहीं थे, ठीक है ना। ऐसे ही महात्मा बुद्ध लोग महान नहीं है, के अंदर बहुत सारी चीजें थी जो कि आज के लोगों में नहीं मिलेगी। आज के लोग राजनीतिक सामाजिक बस पैसे के लिए मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। कलयुग है, पढ़ाई से इसे दूर कर सकते हैं, तो इसलिए आप पढ़िए, बदलाव करिए समाज में, ठीक है। अगला है, हालांकि महिला आरक्षण की सार्थकता का कुछ सवाल भी उठते हैं, जैसे कि गुणवत्ता पर सवाल उठता है। यदि हम लोग महिला को आरक्षण प्रदान कर रहे हैं तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। सबसे पहला, गुणवत्ता पर सवाल। कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि महिला आरक्षण से योग्यता पर समझौता होता है, कि वे मानते हैं कि सिर्फ महिला होने के कारण किसी को राजनीतिक में प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। मतलब वो ऐसा मानते हैं कि भैया अगर वो महिला है तो उसको इतना छूट मत दीजिए कि राजनीति में आकर नेतागिरी करना शुरू कर दे। भाई क्यों ऐसा, क्यों? ये सब भेदभाव है। अगला, अन्य पिछड़े वर्गों की उपेक्षा करना। कुछ लोगों का मानना है कि महिला आरक्षण से अन्य पिछड़े वर्गों की उपेक्षा होती है। मतलब कि जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं वो भी जाके हाई कमांड पर बैठ जाते हैं। तो भाई बैठने दो ना यार, सबका तो अधिकार है। आप किसी का भी ब्लड निकाल लीजिए, क्या उसमें जातिवादिता है क्या? नहीं है। लेकिन हम आप नेता यहाँ के जो होते हैं तो जातियों में बांट रखे हैं, धर्म के आधार पर, जातियों के आधार पर। ये बहुत ही घटिया है, समझ लीजिए। भाई सभी लोग समान है यहाँ पे, तो जातिवादता किस बात का यार, हमें नहीं समझाता करेजा। हाँ बताओ यार, समझाओ यार सभी को। अगला यहाँ पे, कार्यपालिका में महिलाओं की भागीदारी। हालांकि महिला आरक्षण से विधायिका में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, लेकिन कार्यपालिका में महिलाओं की भागीदारी अभी भी क्या है, कम है। तो कार्यपालिका में भी भागीदारी इनकी बढ़नी ही चाहिए। अगला यहाँ पे करेजा निष्कर्ष। अब निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, पूरा निचोड़ लिख देंगे। महिला आरक्षण एक जटिल मुद्दा है, इसके पक्ष और विपक्ष में कई तर्क दिए जा सकते हैं। हालांकि यह स्पष्ट है कि महिला आरक्षण लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह समाज में बढ़ावा लाने और महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाने में मदद कर सकता है। अगला यहाँ पे ख वाला क्या है, जो आपका था, बढ़ती जनसंख्या तथा बेरोजगारी की समस्या। सबसे पहले प्रस्तावना, ध्यान देना। प्रस्तावना क्या लिखेंगे, भारत में बढ़ती जनसंख्या एक गंभीर समस्या है। यह रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसी कई समस्याओं को जन्म देती है। बढ़ती जनसंख्या के कारण रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं।
और बेरोजगारी की समस्या क्या बढ़ती जाती है। बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी की समस्या के कारण निम्नलिखित है। सबसे पहला क्या है? अधिक जन्म दर। क्या है? अधिक जन्म दर। भारत में जन्म दर अभी भी क्या है? बहुत ही अत्यधिक है। सीमित संसाधन। भारत के पास सीमित संसाधन है जो बढ़ती जनसंख्या को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगला है शिक्षा का अभाव। शिक्षा का अभाव लोगों को रोजगार के लिए तैयार नहीं करता है। औद्योगिक विकास में कमी, यानी कि औद्योगिक विकास की धीमी गति भी रोजगार के अवसरों को क्या करती है सर? सीमित करती है। अब यहाँ पे अगला लिखेंगे हेडिंग कि बढ़ती जनसंख्या और रोजगार की समस्या के समाधान के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहले जनसंख्या पर नियंत्रण करें। भारत सरकार को जनसंख्या के नियंत्रण के लिए कदम उठाने चाहिए। शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा पर अधिक ध्यान देकर लोगों को रोजगार के लिए क्या करें? तैयार करें। और औद्योगिक विकास, यानी कि उद्योगों का हम लोग विकास करें, तभी तो ये जो बेरोजगारी कम होगी। हाँ, तो औद्योगिक विकास को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर पैदा किया जा सकता है। अगला है रोजगार को बढ़ावा देना, स्वरोजगार को बढ़ावा देना। स्वरोजगार को बढ़ावा देकर भी बेरोजगारी की समस्या को हम लोग कम कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? कौशल विकास। बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे कि जो सरकार है वो स्कीम लाती है कौशल विकास का। भी देखे होंगे कि जो बच्चे उनके वो 3 से 4 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है कौशल विकास के अंतर्गत। तो लोगों को कौशल विकास करके उन्हें रोजगार के लिए तैयार किया जा सकता है। अगला है आपका लास्ट में निष्कर्ष, मतलब पूरा निचोड़ लिख देंगे, दैट्स इट। बढ़ती जनसंख्या और रोजगार की समस्या भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है और इस समस्या का समाधान आसान नहीं है। इसके लिए सरकार, समाज और व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करने होंगे। ठीक ना? चलिए करेगा। अगला यहाँ पे है आपका ग वाला, अनियंत्रित भ्रष्टाचार, कारण और निवारण। भैया भ्रष्टाचार तो कभी खत्म नहीं किया जा सकता, वो भी भारत भाई साहब कभी नहीं। यहाँ पे हर चीज में भ्रष्टाचार है। आपको भरोसा नहीं, आप कोटेदार के पास चले जाइए कोटा लेने के लिए। वैसे तो फिक्स है कि हम 1 यूनिट यानी कि प्रति 5 किलो एक व्यक्ति पर मिलता है। जब आप उनसे लेने जाएंगे तो आधा किलो काट लेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं आपको 5 किलो देने के बजाय वो करेगा 4.5 किलो दे रहे हैं। तो ये क्या है? स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार है। अब तो मैसेज भी आता है कि सर, कोटे का मैसेज आता है कि भाई साहब फलाना इतना 15 किलो और ये इन्होंने कोटा आज उठाया, वो देंगे कितना? वो आपको आधा किलो प्रति यूनिट पे काट लेंगे। ऐसा है नहीं, ये भ्रष्टाचार है। ये क्या है? भ्रष्टाचार है। कारण क्या देंगे? कारण देंगे ना, बस एक स्पष्ट तौर पे कारण देंगे कि वहां से मुझे गेहूं कम मिलता है, इसीलिए मैं आधा किलो गेहूं काट ले रहा हूं। निवारण क्या है? आप कंप्लेन कर दीजिए, आपको दूसरे दिन वो कोटा देगा ही नहीं। तो ये सब भ्रष्टाचार है भाई, स्पष्ट तौर पे भ्रष्टाचार चल रहा है खुलेआम पर। तो भारत में भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है जो देश के विकास को बाधित करती है और यह राजनीतिक, व्यापार और समाज के हर क्षेत्र में व्याप्त है। अनियंत्रित भ्रष्टाचार में भारत देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है, गरीबी बढ़ती है और जनता का विश्वास सरकार के संस्थाओं से क्या हो रहा है? उठ रहा है। भ्रष्टाचार के कारण क्या क्या है? तो राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति को बढ़ावा होना बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार राजनेता खुद भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं या फिर भ्रष्टाचारू क्या देते हैं? संरक्षण देते हैं। अगला है कानून का कमजोर होना। भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून तो है लेकिन उनका प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन नहीं होता। भ्रष्ट अधिकारी आसानी से क्या हो जाते हैं? बरी हो जाते हैं। अगला है बेईमानी को बढ़ावा देने की व्यवस्था। भैया बहुत सारी व्यवस्था है, कई बार ऐसी व्यवस्था होती है जो बेईमानी को बढ़ावा देती है। उदाहरण के लिए लाइसेंस लेने वाली देरी और रिश्वतखोरी। अगर आप लाइसेंस लेने जा रहे हैं, बनवा रहे हैं, तो कहते हैं ना भाई पहले पैसा जमा करो उसके बाद ही आपका लाइसेंस बनेगा। गरीबी और बेरोजगारी, ये भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। गरीबी और बेरोजगारी के कारण लोग भ्रष्टाचार के रास्ते पर जाने के लिए मजबूर है। मान लीजिए एक गरीब लोग है, वो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा है सफाई कर्मी के तौर पर। वो केवल प्राइवेट से भर्ती हुआ है उसका, और महीने में वो 5,000 रुपये पा रहा है। तो क्या महीने में वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा, पेट पाल पाएगा? नहीं पाल पाएगा। अब क्या वो गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहा है, फाइल को इधर उधर ले जाना। अब किसी को काम कराना है,
तो कहेगा भाई साहब हमारे ये काम करवा दो, तो पैसे का क्या करेगा, डिमांड, क्योंकि उसके पास पैसे है नहीं। तो पैसे की लालच और बेरोजगारी की वजह से भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है। सामाजिक मूल्य का खत्म होना कि भाई साहब सामाजिक मूल्य तो है ही नहीं है। समाज में भ्रष्टाचार को लेकर एक गलत मान्यता है कि थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार करना कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब कि कहते हैं ना कि लोग, यार थोड़े बड़े भ्रष्टाचार, मतलब खाओ पियोगे पैसा लूटोगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये सब क्या है, बहुत ही घटिया थॉट है, घटिया सोच है। भ्रष्टाचार के निवारण के क्या क्या उपाय हैं? सबसे पहला उपाय है राजनीतिक इच्छा शक्ति को बढ़ावा देना। मतलब कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति का बहुत जरूरी है। नेताओं को भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन नेता खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वो बेचारे क्या कार्रवाई करेंगे, पता लगा खुद ही वो फंस गए। अगला है कानून का प्रभावी कार्यान्वयन, यानी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े बड़े कानून को प्रभावी ढंग से लोग लागू किया जाना चाहिए। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए। उसके बाद पारदर्शिता, सरकार की कार्यवाही में पारदर्शिता लानी चाहिए ताकि भ्रष्टाचार के अवसर क्या हो सके, कम हो सके। फिर अगला यहाँ पे लोगों में जागरूकता, कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता भी नहीं है भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूक करना चाहिए। उन्हें अपने अधिकारों के बारे में बताना चाहिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगला है शिक्षा, शिक्षा के माध्यम से लोगों में बेईमानी और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अगला यहाँ पे तकनीकी का उपयोग, तकनीकी का उपयोग करके भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से लोगों को सेवाएं प्रदान की जाती है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, भ्रष्टाचार एक जटिल समस्या है जिसके समाधान के लिए सभी पक्षों को मिलाकर काम करना होगा। सरकार, नागरिक, समाज और आम जनता को मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी, और भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना तभी पूरा हो सकता है जब हम सभी मिलकर इसके खिलाफ क्या हो सके, एकजुट हो सके। तो ये रहा सर 3 सबसे महत्वपूर्ण वाले निबंध लेखन जो कि आपके पेपर में छपेंगे। इस पर महिला आरक्षण की सार्थकता, बढ़ती जनसंख्या तथा बेरोजगारी, अनियंत्रित भ्रष्टाचार कारण एवं निवारण, ये 3 सबसे महत्वपूर्ण वाले निबंध लेकर हिंदी वाले जितने बच्चे हैं तैयार कर लेंगे। हम सभी टॉपिक को क्लियर करेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। देखिएगा, अगर हम सही समय पे सही चीजें जब कवर करेंगे ना, तभी मजा आएगा पढ़ने में और तभी मजा आएगा पढ़ाने में, है कि नहीं? तो ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।